पहली चीज, परसों आप लोगों का टेस्ट है, उसका किसका, हाइड्रोकार्बन का और पी ब्लॉक का, जो मैंने टॉपिक करवाए हैं उसमें से, ठीक है। और आपको बेसिक पीरियोडिक, जो पीरियोडिक वाला चैप्टर है अपना, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाला, उसका आइडिया तो होना चाहिए, क्योंकि उसके बिना क्वेश्चंस नहीं होंगे, ये तो मानते हो ना, ठीक है। तो फिर मैं कल यही चैप्टर कंटिन्यू करूंगी और इस चैप्टर को फिनिश करूंगी। लेकिन बेटा मैं ये सोच रही हूँ, आप लोग मुझे बताना कि मंडे को, मान लो आपका संडे को टेस्ट होता है ना, एवरी संडे टेस्ट होता है, क्योंकि अब अपना सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो सिलेबस की तो कोई टेंशन है नहीं अपन को। तो मैं मंडे को आप लोगों का पेपर सोल्व करवाया करूं, ठीक है। अगर पेपर सोल्व जल्दी हो जाएगा तो हम आगे कर लेंगे, और अगर मान लो उसमें ज्यादा टाइम लग गया तो फिर वही कर लेंगे। क्योंकि ना अभी तो आप लोगों का ना देखो, मंडे को तो जो अभी संडे को टेस्ट है, उसमें सिर्फ आपका क्या आ रहा है, मतलब पार्ट टेस्ट है ना, 15 क्वेश्चन वाला। एक बार आप मुझे चेक करके बताओगे 14 जैन को आप लोगों का किसका टेस्ट है, पूरे सिलेबस का है क्या, एक बार चेक। हाँ, तो पूरे सिलेबस का टेस्ट होगा ना, तो उसमें जो वो मंडे को डिस्कशन होगा ना, उसमें आपको पूरा टाइम जाएगा, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो ज्यादा होते हैं, है ना, 45 to 50 क्वेश्चन होंगे। तो अगर आप हर पेपर को मेरे साथ साथ सोल्व कर लोगे, तो आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। ये पता चल जाएगा कि आपने कैसे क्वेश्चन को अप्रोच किया था, मैम कैसे अप्रोच कर रही है क्वेश्चन को, है ना। तो ये काफी हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। तो अपन एक काम करते हैं, हर मंडे को पेपर डिस्कशन रखते हैं। इस वाले मंडे को क्योंकि क्वेश्चन कम है तो जल्दी डिस्कशन हो जाएगा, और अपन फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। चलो सुहानी बोलो। मैम जो एफएसटी होगा उसमें 50 क्वेश्चंस होंगे, हाँ, जैसे कि जैसे नीट में रहता है। आ, सेक्शन ए और बी। हाँ, सेक्शन बी में कितने करने होते हैं, तुम्हें 10 करने होते हैं आउट ऑफ 15, वैसे करना है। सेक्शन ए में यू हैव टू अटेम्प्ट 35, ऐसे वाला, ठीक है। यस ओके, मैम। ठीक है। अंकिता कब भेजा था? मैम कल भेजा था। कल भेजा था? अच्छा, देखा नहीं मैंने, ठीक है मैं देख लेती हूँ, ठीक है। ओके, तो आज हम बेसिकली ये सब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और स्टोक्योमेट्री हो गया, परसेंटेज कंपोजिशन हो गया, परसेंटेज यील्ड हो गया, ठीक है। जनरली ये सारी चीजें ना स्टोक्यो, जब तक आपको ये स्टोक्योमेट्री लिमिटिंग रिएजेंट नहीं पता होगा, तो ये वाले क्वेश्चंस जो हैं आप नहीं कर पाओगे। तो आज इसको करते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और ग्रेड यहाँ पे 11 है, 12 की, ठीक है। ये देखो, ये कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन बच्चों ने मुझे आज होमवर्क शेयर किया। इसके अलावा देख लो अगर किसी का नेम यहाँ पे मैम नहीं मैंने है। भी शेयर किया है। अच्छा, अभी किया होगा आप लोगों ने में भी। यस मैम, मैंने भी किया था। मैम आज तो बहुत ज्यादा बच्चे हैं। हाँ, अभी रुको, तुम लोगों की तारीफ कर देती हूँ थोड़ी, ठीक है। आप लोगों ने आई थिंक अभी भेजा है, तभी मैंने नहीं देखा अभी, ठीक है। और बताओ, और किसने भेजी? मेरा शिवानी ने इशू हो भेजा रहा ना, था इसलिए मैंने अभी भेजा। कोई बात नहीं कोमल। मैंने भी अभी किया है। चिंकी ने भी कर दिया है, ओके जी। अनम ने भी भेज दिया आई थिंक। अनम है क्या यहाँ पे? अच्छा, ये देखना कितने बच्चे, काउंट कर लो। कर दिया, बट भेज देना मेरे को, ठीक है। तो मुझे ना इतनी खुशी हुई ना आज देख के कि इतने बच्चों ने मुझे होमवर्क शेयर किया। बेटा आप मुझे भेज दो, ठीक है, ठीक है, मुझे भी भेज दो आप लोग, ठीक है। तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई कि आप लोगों ने जो है भेज दिया मुझे होमवर्क, ठीक है। और आप लोगों ने अपने डाउट्स भी हैं, जो आपका ग्रुप बना हुआ है डाउट सॉल्विंग ग्रुप, उसको बहुत अच्छे से यूज कर रहे हो कुछ दिनों से। तो मैं यही सोच रही थी कि बच्चों ने डाउट नहीं भेजे, लेकिन वहां पे मैंने देखा कि भेज रहे थे, और स्टूडेंट्स जो थे आपस में आप लोग सोल्व कर रहे थे। तो सच में इससे अच्छी बात एक टीचर के लिए नहीं हो सकती है कि वो आपको क्वेश्चन दे रहा है और आप इतने सीरियसली उन चीजों को ले रहे हो। तो मुझे तो बहुत प्राउड हो रहा है आप लोगों पे। आपको भी अपने ऊपर प्राउड होना चाहिए कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है। तो आपको जो ये कंसिस्टेंसी है ना, ये तब तक मेंटेन करके रखनी है जब तक आप डॉक्टर नहीं बन जाते हो, ठीक है। मतलब जब तक नीट का रैंक अच्छा नहीं आ जाता, आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हो जाता, एक अच्छे डिसेंट मेडिकल कॉलेज में आप लोगों का एडमिशन नहीं हो जाता,
कंसिस्टेंसी आपको बना के रखनी है, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कंसिस्टेंसी इज द ओनली की टू सक्सेस। ठीक है, कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क, ये दो चीजें ना बहुत मैटर करती हैं एक स्टूडेंट की लाइफ में। स्टूडेंट की क्या लाइफ में, अगर मैं मेरी भी बात करूँ, ठीक है, हर एक पर्सन की लाइफ में ये चीजें बहुत मैटर करती है। अगर वो अपने काम को लेके कंसिस्टेंट है, अगर वो अपने आप से ऑनेस्ट, सबसे अपने आप के साथ ऑनेस्ट है ना, हार्ड वर्क कर रहा है, तो कोई उसको बेटा बीट कर ही नहीं सकता है। ठीक है, तो ये मेरी बात ध्यान रखना। जैसे ये क्लैपिंग बज रही है ना, आप डिजर्व करते हो। ठीक है, तो इट मीन्स अ लॉट टू मी बच्चों, बहुत बढ़िया, मुझे बहुत खुशी हुई। ठीक है, तो थैंक यू सो मच मेरी बात मानने के लिए। ठीक है, चलिए बेटा, अंकिता आपने क्वेश्चन लिया ना, प्लीज लास्ट में रुक जाना, मैं आपका डाउट ले लूंगी अंकिता का। ठीक है, मैम मेरा भी। कोमल आपने मेरे को भेजा है, अभी भेजा है क्या? यस मैम, होमवर्क के साथ ही भेजा। ठीक है, कोमल का डाउट है, और किसी ने भेजा मेरे को? बस इन दोनों ने भेजा है। ठीक है, तो अंकिता कोमल आप लास्ट में रुक जाना बेटा। ठीक है, ओके मैम। शिवानी आपने भेजा? यस मैम। ठीक है, शिवानी चौधरी ना, ठीक है बेटा, शिवानी का भी डाउट है। ठीक है, तो आप तीनों जो है लास्ट में रुक जाएंगे। आप ना ट्राई किया करो कि जैसे ग्रुप में, जैसे कुछ बच्चों ने क्वेश्चन भेज रखे थे ना, जैसे आपको मान लो कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया, फोटो क्लिक करके ग्रुप में भेजो, सबके लिए बोल रही हूँ ये। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आप वेट करोगे सामने वाला कब आंसर करेगा, कब सोल्व करेगा। आप लोग अपना भेज के अपना काम किया कीजिए, राइट। फिर जब आप फोन उठाते हैं 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, जैसे आप एक बार देख लीजिए कि आप किसी ने आपका डाउट सोल्व किया हुआ है। अगर नहीं किया हुआ देन आई विल सोल्व योर डाउट। ठीक है, अभी अंकिता कोमल शिवानी का जो मैं डाउट है वो क्लास के एंड में लूंगी, आप रुक जाना बेटा। ठीक है, तो चलें फिर आगे। बहुत, ये आई थिंक फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इतने बच्चों ने मुझे होमवर्क शेयर किया है, तो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। ठीक है, चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कल आप लोग बहुत एक्टिव थे, आज भी वैसे ही बैठे, आई होप अच्छा लगेगा आप लोगों को। ठीक है बच्चे, तो आज हमें क्या करना है, आज हमें ये वाले टॉपिक समझने हैं, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, स्टोकियोमेट्री क्या होती है, लिमिटिंग रिएजेंट कैसे पहचानते हो, परसेंटेज कंपोजिशन पे क्वेश्चन, परसेंटेज यील्ड पे कंपोजिशन, और एक तुम्हारा फॉर्मूला रह गया था मिक्सचर ऑफ गैसेस के केस में एवरेज मास निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, और उसको हम क्या करेंगे आज की क्लास में कवर करेंगे, और इनसे रिलेटेड सारे पीवाईक्यूज आज सोल्व करेंगे। ठीक है, और होमवर्क मिलेगा जैसे कि मिलता आ रहा है। ये ट्रेंड एनालिसिस मैंने कल भी बता दिया था, तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम ये वाला टॉपिक करने वाले हैं। ठीक है जी, चलिए उससे पहले आपको पता है, स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से क्वेश्चन करवा के देखती हूँ। तो आपके सामने 3 क्वेश्चन है, और जो ये बेटा सेकंड वाला क्वेश्चन है ना, ये तुम्हारे नीट 2023 में आया था। हालांकि ये वाला टॉपिक मैंने तुम्हें बेसिक नहीं करवाया है, तो मैं देखना चाहती हूँ आप लोगों ने घर पे कितना किया है। उससे पहले ये वाला क्वेश्चन मुझे करके दिखाओ। The vapor density of a gas is 4 times that of B. If the molecular mass of B is M, then the molecular mass of A will be. ये आप मुझे करके दिखाओ। हाँ, तनिष्का हो गया है क्या? यस मैम। ठीक है, और बाकी बच्चे भी करो बेटा ट्राई। वेरी गुड, काफी बच्चों का हो गया है। ठीक है, कोमल आप बताओ इसका कैसे किया बेटा? मैम सी ऑप्शन आया। M/4 आ रहा है क्या? यस मैम। नो No, मैम। क्या आ रहा है फिर? 4M। 4M आ रहा है। यस मैम 4M 4M आएगा। श्रेया कह रही है A आएगा। देखें क्या गलती की है, B। अच्छा, दक्ष B कह रहे हैं। चलो, देखते हैं। देखो बेटा, वेपर डेंसिटी जो गैस A की है वो 4 टाइम्स है वेपर डेंसिटी ऑफ B गैस की। ठीक है जी। ठीक है। तो आपको क्या पता है कि वेपर डेंसिटी क्या होता है, मोलिकुलर मास बाय 2 होता है ना। ठीक है, ऐसे ही ये भी मोलिकुलर मास B गैस का हो जाएगा बाय 2।
तो मोलिकुलर मास तो बी का m दिया ही हुआ है, तो 4m/2 हो जाएगा। तो मोलिकुलर मास ए का कितना निकल के आ जाएगा, देख लो, आ गया आंसर, 2 से 2 कैंसिल, 4m आ जाएगा बेटा। आप लोग m/4 और m क्यों बोल रहे थे, b आएगा। हमने उल्टा रख दिया था। हाँ उल्टा नहीं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना बेटा, ए का निकालना, बी का नहीं निकालना। अगर आप बी का निकालोगे तो वो फिर और आ जाएगा आंसर। यस मैम। हो जाएगा, सबसे हो जाएगा यस ना, मैम। शाबाश। यस सेकंड क्वेश्चन नीट 2023 का क्वेश्चन था। और ये देखो, ये क्वेश्चन ना आप देखोगे तो आपको लगेगा इतना मैम बेसिक से क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका मतलब जो बच्चे बेसिक नहीं अपना क्लियर करते हैं वो ये क्वेश्चन फंस जाएंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको अच्छे से, हाँ ये चैप्टर 2 में भी है और चैप्टर 1 में, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो बहुत कॉमन है, ये करो एक बार तुम क्वेश्चन, ठीक है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी मैंने तुम्हें फर्स्ट चैप्टर में ही तो बताई थी, ठीक है। करो इसको, क्वेश्चन को करो। चलो ठीक है, मान लिया स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, बट फिर भी करो, पढ़ाया है ना मैंने। ठीक है। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी ABC। यस बेटा तुम इतनी जल्दी जल्दी में मत दिया करो, सोच देखो और ध्यान से देखो। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। मैम ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, ओके। यस मैम A लग रहा है। ऑप्शन ए ऑप्शन। सोच लो, सोच लिया, लॉक कर दे। यस मैम। ठीक है, ठीक है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। अब देखो ऐसा क्यों है, इधर आओ। पहली चीज बेटा, आपको ना जल्दबाजी में नहीं करना है। अगर आपको दिख रहा है कि कोई क्वेश्चन इजी है तो बल्कि और ज्यादा ध्यान से करना है, ताकि जो हमारा इजी क्वेश्चन है उसमें हम नेगेटिव ना करवा के आए। क्योंकि अगर नेगेटिव हो गया तो कितने गए नंबर, 5 नंबर पानी में गए, ठीक है। चलिए, एटम ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स। नहीं, इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होते हैं बेटा, फंडामेंटल तो मेन हम 3 पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। तो ये तो सरासर गलत है, ए वाला तो गलत है। आपसे क्या पूछा था, करेक्ट ऑप्शन पूछा था ना। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, इधर देखो ध्यान से, स्टेटमेंट को पूछना है, करेक्ट वाली पूछा है, तो जहां उसको तो हटा दो, ठीक है। अब देखो, तुम्हें सी और ई देखने की जरूरत नहीं, आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना है बच्चों। सी और ई देखने की जरूरत नहीं है, वो ठीक है, यानी कि आपको एक बार बी देख लो। बी क्या कहता है, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1। यस मैम, ये ठीक है, बस लगा के आ जाओ, आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। क्रॉस चेक करना है तो क्रॉस चेक कर लो, ठीक है। ई वाला तो ठीक है, डाल्टन ने यही कहा था, डाल्टन के अकॉर्डिंग मैटर जो आपका एटम है वही सबसे छोटा पार्टिकल है। वो तो हमें बाद में पता चला जब हमने जे थॉमसन और कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया था, हमने कहा था भैया इलेक्ट्रॉन नाम की भी चीज होती है ना। तो कैनाल रे एक्सपेरिमेंट किया, उसमें हमें पता चला, ठीक है, कि प्रोटॉन भी है। लेकिन डाल्टन के अकॉर्डिंग क्या है, एटम एज एन अल्टीमेट पार्टिकल। ये एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियंस बोलते हैं क्या, नहीं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स जो होते हैं उन दोनों को न्यूक्लियंस बोलते हैं। और ये देखो, ऑल द आइसोटोप ऑफ अ गिवन एलिमेंट शोज, ये बिल्कुल ठीक है। जो आपके आइसोटोप्स होते हैं बच्चे, लेट से हम ये वाला ले लेते हैं आइसोटोप हाइड्रोजन का, ठीक है। तो इसमें जो आइसोटोप्स हैं, इसमें क्या दिख रहा है आपको, इसका मास नंबर डिफरेंट है बट एटॉमिक नंबर इसका सेम है बच्चों। इसकी ध्यान रखना, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है इनकी, डिफरेंट होती है, ठीक है। तो ऑप्शन एलिमिनेट करके आप विद इन 10 सेकेंड्स में इसका आंसर दे सकते थे, चलेगा, हो गया। चलिए यस मैम। ये वाला क्वेश्चन कीजिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि हमारा मेन फोकस रहना चाहिए क्वेश्चंस पे। तो ये करो, फिर हम आगे चलते हैं बेटा आज के टॉपिक पे। आपको क्या करना है, मैच द फॉलोइंग करना है। आप लोगों के सामने ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको बताना है करेक्ट वाला कौन सा होगा। 40 स्टूडेंट, कल 50 थे, आज 40 हैं, 10 बच्चे गायब। मैम फर्स्ट ऑप्शन। ध्यान से करो, फर्स्ट आ रहा है आप लोगों का, बट फर्स्ट तो गलत है। ए में नंबर ऑफ मोल्स 0.2 है क्या, यस मैम। 0.5 है। मैम 0.2 है। मैम 0.2 है। चलो ठीक है, देख लेते हैं, इधर आओ। आपने इसको ही निकाल के बता दिया ना, यही ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाले आपने, गिवन वॉल्यूम
कितना है 4.48 और इसको क्या लिखा आपने 22.4, ठीक है। तो ये 10 ऊपर चला गया, ये 100 नीचे आ गया, ठीक है। तो ये 2 पे गया, ऐसे किया ना आप लोगों ने, Yes, ma'am. और ये 5 और 0.2, बिल्कुल ma'am. ठीक, बिल्कुल ठीक है, आपका कोई दिक्कत नहीं है। मेरे कहने पे ना बेटा एक बार ए का थर्ड ऑप्शन भी देखो, हो सकता है क्या, तब तुम्हें पता चल जाएगा। ऐसे ही थोड़े नहीं, ये पता है कब आया था क्वेश्चन नीट 2022 में। आप लोगों ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है इसमें, आपने ना ए का फर्स्ट निकालते ही ना फटाक से मारा, और यही एग्जामिनर ने आप लोगों के लिए क्या बोलते हैं उसको, जाल बिछाया था, और तुम उसमें बुरी तरह फंस गए और कट गए तुम्हारे 5 नंबर। अब ध्यान से देखो, क्या ए का थर्ड भी हो सकता है क्या? Yes, ma'am. आ रहा है. यस मैम। ठीक है, तो ऐसे वाले अपनी नोटबुक में लिखो सारे बच्चे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे मैच द फॉलोइंग, तो हमें थोड़ा सा अवेयर हो जाना है और निकाल के देखेंगे कि आएगा क्या। ठीक है, चलो अब देखो फिर कौन सा ऑप्शन आएगा सही, सारे निकाल के देखो। अभी बी आ रहा है Yes, ma'am. आंसर, आंसर चेंज, वेरी गुड, बी आएगा बेटा इसका, फंसना नहीं है। तो लिख लो कहीं पे, जहां पे आपने नोट्स फेयर नोट्स बना रखे हैं वहां पे लिख लो। अगर ऐसे मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन आएंगे मोल कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर से, तो उसमें हमें एक बार क्रॉस चेक जरूर करना है। मैम एक बार बता दो बी कैसे आया इसका आंसर। बताती हूँ बेटा, देखो ये देखो निकाल के देखते हैं, सबसे पहले हम निकाल के देखते हैं ए का थर्ड है ना, तो इसके हिसाब से चलते हैं। मतलब वो कह रहा है 4.48 लीटर ऑफ O2 एट एसटीपी में 6.4 ग्राम है ऑक्सीजन, ठीक है। तो कैसे करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये ऐसे कर लो यूनिटरी मेथड से, चलो 22.4 लीटर में कितने ग्राम है ऑक्सीजन, 32 ग्राम, तो 4.48 में कितनी हो जाएगी, इतना ही आ रहा होगा सबका। Yes, ma'am. ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है अपना बी का फर्स्ट। अब देखो बी का फर्स्ट 0.2 मोल्स होंगे क्या, निकाल लो। गिवन मॉलिक्यूल एवोगैड्रो नंबर, इसको मैं 12 ही ले रही हूँ, ठीक है। एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो ये 2 पे गया, तो कितना आ जाएगा ये, क्या बोलते हैं 23 है ना नीचे, हाँ 0.2 आ जाएगा ऐसे करके, ठीक है। तो ए का आपका थर्ड आ रहा है, बी का फर्स्ट आ रहा है, ऐसी सी का निकाल लेना, फोर्थ ही आएगा, ठीक है। 32 ग्राम में 22.4 लीटर होती है एट एसटीपी में, तो 96 ग्राम में कितना होगा, हो जाएगा बी। चलो यस मैम। चलो, उसके बाद हमने जो कल मेन हमने जो कवर किया था वो मोल कंसेप्ट वाला कवर किया था, और आपको जो क्वेश्चंस दिए थे आप लोगों की प्रैक्टिस हो गई होगी कि और कैसे क्वेश्चन उससे बन सकते हैं। मैं आप लोगों को और भी क्वेश्चंस दूंगी, लेकिन थोड़ा रुक के दूंगी। पहले कुछ बच्चे होंगे जो अपने PYQs कंप्लीट कर रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो मेरे दिए गए होमवर्क के क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उसके बाद जब मुझे लगेगा कि हाँ आप लोगों ने ये कर लिया होगा, देन मैं आप लोगों को रैंक बूस्टर क्वेश्चन शेयर करूंगी, उसमें 55 क्वेश्चन होंगे, उनकी आंसर की भी दूंगी, डोंट वरी। चलिए, तो उसके बाद बेटा एक छोटा सा टॉपिक कल था, ठीक है, जो मुझे उसके साथ ही बताना था, बट यहाँ पे देख लो एक बार मैंने मेंशन ऐड कर दिया है। ये देखना एक बार क्या लिखा हुआ है, एवरेज मोलर मास निकालना। एक तो कल हमने एवरेज एटॉमिक मास निकाला उसका, ठीक है, जब आपको क्या दिया हो, आइसोटोप का मास, आइसोटोपिक मास और उसकी अबंडेंस दे रखी हो। बट बच्चे अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया कि आपके पास एक सैंपल है जिसमें N1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जिसका मॉलिक्यूलर मास M1 है, और ऐसे ही N2 मोल ऑफ मॉलिक्यूल है, M2 उसका मॉलिक्यूलर मास है, ऐसे ही आपको N3 N4 भी दे सकते हैं। तो इस केस में मेरे बच्चों जब आप एवरेज मोलर मास का फॉर्मूला निकालोगे तो क्या फॉर्मूला लगाओगे, N1 M1 प्लस N2 M2 डिवाइड बाय N1 प्लस M2। मेक श्योर कि जो गैसेज हैं, जो ये गैसेज हैं, मिक्सचर जो लिया है वो आपस में नॉन रिएक्टिंग होनी चाहिए, ठीक है, आपस में रिएक्ट नहीं करनी चाहिए। तो उस केस में आप ये फॉर्मूला लगा दोगे। N1 क्या है, नंबर ऑफ मोल, M1 क्या है, मॉलिक्यूलर मास। क्लियर है, ठीक है। Yes, ma'am. यस चलो मैम। अब इस पे एक क्वेश्चन करो, ये देखो ये रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 है, ए मिक्सचर कंटेन्स 1 मोल ऑफ हीलियम, 2 मोल ऑफ H2 एंड 2 मोल ऑफ CH4। आपको मिक्सचर का मॉलिक्यूलर मास, तो जब ऐसे गैसेस की बात कर रखी हो, गैसेस का मिक्सचर है और तुम्हें मॉलिक्यूलर मास निकालना हो, तो कुछ नहीं करना, फॉर्मूला लिखो, वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो।
ठीक है, चलो बेटा आप लोग थोड़ा सा जल्दी आया कीजिए क्लास में, है ना। टाइम मैं बता देती हूँ, वैसे तो अब आप लोगों का ऑफ चल रहा था इसलिए टाइमिंग मैं थोड़ी आगे पीछे कर देती हूँ, बट मंडे से आपकी रेगुलर टाइमिंग रहेगी, तो प्लीज जो उसका टाइम टेबल है वो प्लीज अपने पास रखिए। मैम 2.8। 2.8 आ रहा है क्या? 2.8 तो नहीं आना चाहिए। मैम 8 आ रहा है। 8 आ रहा है आंसर। यस मैम। आ रहा है क्या? चलो करें क्या, चलो निकालते हैं इसका। हाँ, N1 क्या है? 1। मॉलिक्यूलर मास कितना हीलियम का? 2। हाइड्रोजन हीलियम, नहीं 4, सॉरी, आई एम सो सॉरी, वो तो एटॉमिक नंबर होता है, मास नंबर हीलियम का 4 है, ठीक है। प्लस 2 इंटू हाइड्रोजन का बताओ 2, मैम 2। और 2 इंटू मिथेन का बताओ कितना हो जाएगा ये? 12 और 4 16। एटॉमिक नंबर मत लिख देना, उसके नंबर ऑफ पता चले इलेक्ट्रॉन लिख के आ गए। N1 प्लस N2 प्लस N3, तो कितना आ जाएगा? इसको सोल्व कर लो, 8 ग्राम आ रहा होगा। यस मैम। यस मैम, अब आ गया। क्या गलती हो रही थी सृष्टि? मैम वो हीलियम का गलत ले लिया था मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, शिवानी? मैम मेरा भी कैलकुलेशन में गलती थी। नहीं नहीं आपको मॉलिक्यूलर मास लेना, हीलियम का 4 होता है, ध्यान रखना मेरे बच्चों। चलिए एक और क्वेश्चन कर लें फिर। चलिए अब जो ये क्वेश्चन दिया है मैंने वो वेपर डेंसिटी वाला, और जो ये मैंने अभी मोलर मास वाला एक फॉर्मूला करवाया उसको मिक्स करके जो है क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बार ध्यान से पढ़ने की कोशिश करो इसको। द वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैसियस मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव गैसेस ए एंड बी दिया हुआ है, मतलब ए एंड बी मिक्सचर की वेपर डेंसिटी दी हुई है, और भी देखो क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है आपको। मोलर रेशियो दिया हुआ है, बी का मोलर मास निकालना है। ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद मेरी भी कोई क्लास नहीं है, आपकी भी नहीं होगी ना, तो मस्त मजे से करते हैं। कर रहे हो ना, ट्राई कर रहे हो ना सभी 45 स्टूडेंट्स? मैम आई थिंक इसका आंसर डी होगा। D 60 देखते हैं बेटा, करो पहले करो। हाँ जी, हुआ, थोड़ा बहुत अप्रोच किया क्वेश्चन को। दिशा क्या मैम आ रहा है? C आ रहा है क्या? यस मैम। मैम मेरा 60 आ रहा है। अनम का मैम मेरा भी 60 आ रहा है। ओके 60 आ रहा है। और बच्चे? मैम मैम मेरा मैम 120 आ रहा है। अच्छा देखो भाई क्या गलती किया है, इधर इधर आओ। आपको ना किसकी वेपर डेंसिटी दी हुई है बच्चों? मिक्सचर की दी हुई है ना? यस मैम। देख लो, Yes, इतना तो ma'am. यही तो लिखा होगा आपने, ए और बी की नहीं दे रखी इंडिविजुअल, उसके मतलब ए और बी दोनों की दे रखी है। आपको मोलर मास दिया हुआ है ए का 20, आपको और क्या दिया हुआ है? मोलर रेशियो दे रखा है गैस का, नंबर ऑफ मोल, यानी कि Na/Nb दिया हुआ है 2:3। ठीक है, तो अब निकालना क्या है फिर? बी का निकालना है। तो जैसे ही हमें मिल गई, जैसे ही बच्चे आपको वेपर डेंसिटी लिखी मिल जाए, उससे पहले आप क्या कर लो, उससे आप मॉलिक्यूलर मास निकाल लो। ठीक है, कितना आ जाएगा मिक्सचर का मॉलिक्यूलर मास? 80 आ जाएगा। यस मैम। वेपर डेंसिटी क्या होता है? 80। मॉलिक्यूलर मास बाय 2 होता है। तो ये ध्यान रखना, पता चले आप लोग 20 लिख रहे हो, 2 से डिवाइड मत करना, 2 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, वेपर डेंसिटी इंटू 2 इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास। इतना हो गया। चलो अब क्या करें? एक बी का मोलर मास निकालना है, तो निकाल लो जो मैंने अभी फॉर्मूला लिखाया था। ठीक है, एवरेज मॉलिक्यूलर मास क्या था मिक्सचर का, निकालो। ठीक है, N1 था, अब N ऐसे तो दे नहीं रखा, अब हमें क्या दे रखा है बेटा? रेशियो दे रखा है, तो हम एक काम करते हैं, क्या करें हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, 3Na 2Nb, और Na को लिख लेते हैं 2/3Nb। ठीक रहेगा ना? यस उसमें ले लेते हैं, फिर वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये करो 2/3Nb इंटू मोलर मास ए का कितना है 20 प्लस Nb, ऐसे ही करूंगी ना,
और मोलर मास बी का क्या है नहीं पता है मुझे, डिवाइड बाय Na प्लस एनबी यानी कि 2/3 NB प्लस NB। अब मोलिकुलर मास कितना है मिक्सचर का 80, यहाँ पे 80 पुट करो सारे बच्चे। मैम इससे में से 2x और 3x लेके भी तो कर सकते थे। हाँ कैसे भी कर लो, इसको आप 2x मान लो, यस इसको आप मैम। 3x मान लो, कोई नहीं चलेगा, बिल्कुल दौड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से क्या करोगे, NB कॉमन ले लेना नीचे से, वो ऊपर से भी ले लेना, वो तो हट गया रास्ते का ऑब्स्टेकल, और बस इसको कैलकुलेट कर लेना। MBR होगा तुम्हारा 120 ग्राम। देखो एक बार जिन बच्चों ने D निकाला क्या किया है तुमने। ठीक है, हाँ जी, जिसका D आ रहा था क्या गलती कर रहे थे आप लोग, क्या मिस्टेक हो रही थी? मैम हमने सीधे वेपर डेंसिटी वाले फॉर्मूले से कर दिया। नहीं, वो मिक्सचर की दी हुई है बच्चे, पहले तो ध्यान रखना। ठीक है, ऐसे होगा, तो यानी कि मैं कौन सा मार्क करूं, इसका आंसर C वाला। चलूं आगे। यस चल मैम। ओके, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, परसेंटेज कंपोजिशन। ये आजकल ना बहुत फेमस हो रहे हैं, परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज प्योरिटी, है ना, परसेंटेज यील्ड, इसके क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, बहुत ज्यादा। तो सबसे पहले आपके सामने फॉर्मूला, ये नहीं पढ़ना, थ्योरी नहीं पढ़नी आपको, आपको सिर्फ ये देखना है कि कैसे इस फॉर्मूले को अप्लाई करोगे क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। तो बेटा मास परसेंटेज अगर आपको किसी एलिमेंट का निकालना है तो पहले तो सिंपल परसेंटेज आप कैसे निकालते हो, मैं हमेशा से ही बोलती हूँ, मान लो आपके 100 मार्क्स का पेपर है, उसमें से अगर आपके मान लो 80 मार्क्स आए तो परसेंटेज आप ऐसे निकालते हो, टोटल कितने का था पेपर, उसमें से मार्क्स कितना है इनटू 100 करके निकालते थे। ठीक है, तो सेम आपको यहाँ पे भी यही काम करना है, परसेंटेज ऑफ एनी एलिमेंट, जिस एलिमेंट का परसेंटेज निकालना उसको आप ऊपर लिखोगे, डिवाइड बाय मोलर मास कितना था कंपाउंड का, डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देना। इसका और अच्छा फॉर्मूला मैं लिखवा सकती हूँ आप लोगों को, लिखो एटोमिसिटी इनटू मास ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड डिवाइड बाय, ये वाला हमेशा काम आएगा, बताऊंगी अभी ऐसा क्यों लिखवाया मैंने इसको, डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। लिखो इसको इनटू 100 आई होप लिख लिया हो। यस मैम। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले लेती हूँ यहाँ पे, मान लो तुम्हारे पास C6H12O6 है, ग्लूकोज है ये तुम्हारा। ठीक है, अब मान लेते हैं मैं बोलती हूँ बेटा मुझे ना इस कंपाउंड में कार्बन की परसेंटेज बतानी है, तो तुम्हें क्या करना है, एटोमिसिटी, किसकी एटोमिसिटी, जिसकी बात कर रहे हो, कार्बन की कितने हैं बेटा, कितने हैं, 6 है। ठीक है, इनटू मास ऑफ एन एलिमेंट, कितना मास होता है कार्बन का, 12। मोलर मास निकालो इसका, 180 आएगा, तो बस निकल गया, इनटू 100 कर देना। ऐसे ही मान लो अगर आपको हाइड्रोजन का निकालना हो तो 12 इंटू 1 करोगे, डिवाइड 12 बाय into 1, यस मैम। इंटू 1 मतलब इंटू 100। ऐसे अगर ऑक्सीजन का निकालना है तो कैसे निकालोगे, 6 इंटू 16 डिवाइड बाय 180 इंटू 100 करके, बस सिंपल है, निकाल सकते हो। क्योंकि यस मैम। कई बार आप लोग क्या करते हो, आप सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ बच्चे करते हैं ऐसे कि वो ना जल्दी इनसे मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है, इसलिए मैंने लिख दिया ताकि जब आप लोग ऐसे क्वेश्चन करें तो तुम्हें याद आए, मैम ने एटोमिसिटी लिखा था, मतलब हमें मल्टीप्लाई करने के कितने नंबर ऑफ एटम है उस एलिमेंट के कंपाउंड में, हो जाएगा। यस मैम। यस मैम। क्वेश्चन करें, क्योंकि फॉर्मूला ही था तो फॉर्मूला बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक दो, चलो 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, ये नीट का ही PYQ है, एक मैंने तुम्हें होमवर्क में दिया है। ठीक है, देखना एक बार क्या लिखा हुआ है, इंसुलिन कंटेन 3.4% सल्फर। अब तुम्हें क्या दे दिया, परसेंटेज दे दिया, तुम्हें मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट निकालना है इंसुलिन का, सेम जो मैंने अभी बताया है वैसे ही करना है तुम्हें। ट्राई करते हो, मतलब ट्राई करो। — 47 स्टूडेंट्स आ गए हैं क्लास में, तो बच्चे थोड़ा सा जल्दी आया करो। तिशा भी है क्लास में, मनीषा, श्रेया, माही है क्या क्लास में? यस मैम। अच्छा, श्रेया हो तो माही ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्या कहते हो, सही कह रहे हो ना?
कहो ना मैम, सही कह रहे हो। जहाँ Yes. जहाँ श्रेया वहां मैं। चलिए ठीक है, हुआ किसी का? मैम ना ए ऑप्शन आ रहा है थोड़ा। अच्छा, कॉन्फिडेंट हो सभी अपने आंसर को लेके? किसी का Yes, ma'am. डामाडोल तो नहीं हो रहा मैम? हाँ, पता नहीं हाँ होगा या नहीं होगा। कॉन्फिडेंट हो सभी? Yes, ma'am. ठीक है, तो तुम्हारे कॉन्फिडेंस के 10 नंबर। ठीक है, देखो बच्चों कैसे किया होगा आप लोगों ने क्वेश्चन। देखो, परसेंटेज ऑफ सल्फर है ना, वो आपको गिवन है बेटा, ध्यान से देखना। ठीक है। अच्छा, ऊपर अपन क्या लिखते थे? एटोमिसिटी लिखते थे ना, और मास ऑफ एलिमेंट लिखते थे कंपाउंड में, Yes, ma'am. और डिवाइड में अब मोलर मास लिखते थे, है ना। अब अपने पास ये है नहीं। अब देखो बेटा, ध्यान से सुनना। अब उन्होंने कहा कि 3.4 जो है सल्फर है। ठीक है, तो इस 100 को नीचे ले आओ। ठीक है, तो अब देखो, एटोमिसिटी हमें नहीं मालूम है फिलहाल कितनी है। मास ऑफ एलिमेंट सल्फर का लिखना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि उसी की परसेंटेज ले रहे हो। तो बच्चे एक बार बताओ, उसने ना क्वेश्चन में बोला मिनिमम। आजकल ना ये मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, चाहे वो जेई का एग्जाम हो, चाहे तुम्हारा सीयूटी का हो, या तुम्हारा नीट का हो। तो ऐसे क्वेश्चन की हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है, जहां मिले ऐसे क्वेश्चन कर लेने हैं। ठीक है, तो बेटा उसने बोला मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट, है ना। अब मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट का मतलब क्या है? कि उस इंसुलिन में एटलीस्ट एक सल्फर तो होगा ही होगा, यही मतलब है ना इसका। Yes, ma'am. मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट का मतलब यही वो बोलना चाह रहा है कि हमें नहीं पता पूरा उसका कितना होगा, कितना उसका एग्जैक्ट है, मिनिमम बोला है। ठीक है, तो मतलब एक सल्फर तो 100% है, तो एटोमिसिटी 1 ही होगी फिर। एक ही अगर हम सल्फर एटम कंसिडर कर रहे हैं फॉर फाइंडिंग मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट। सल्फर का मास कितना होता है? 32 डिवाइड बाय मोलर मास, एक्स ले लो, और इसको सोल्व किया होगा तुम लोगों ने, तो आ रहा होगा 941.176। Yes, ma'am. ऐसे ही किए, सेम अप्रोच थी, तो इसका आंसर ए वाला जो होगा करेक्ट होगा। ठीक है जी, किसी को कुछ पूछना है इसमें? किसी का कुछ अलग आ रहा हो तो डोंट बी हेजिटेट बेटा, ये क्लासेस आपके लिए हैं, रिवीजन क्लासेस। तो इसमें आप लोगों के जो भी डाउट्स आते हैं, अगर क्वेश्चन सोल्व करते टाइम मान लो तुम कोई भी स्टेप में अटक जाते हो, तो मुझसे पूछ लो, मैं यहाँ पे मैं फंस गया हूँ या फंस गई हूँ, आप बता दो, हो जाएगा ये। ठीक है, एक और क्वेश्चन करो बेटा, क्वेश्चन नंबर जो भी है। In Carey's method of estimation of halogens, 250 mg of an organic compound gave 141 mg of AgBr. The percentage of bromine in the compound. ये थोड़ा जाना पहचाना से लग रहा होगा बच्चों को क्वेश्चन। Yes, ma'am. Yes, ये ma'am. हाँ, ये हमने जिन बच्चों ने मेरी उस वो वाली क्लास ली थी, क्वांटिटेटिव वाली क्लास ली थी, उसमें मैंने ये कैरियस मेथड पढ़ाया था। बाकी ये मोल कॉन्सेप्ट इससे यूनिटरी मेथड से भी हो जाएगा, तो जैसे आपको करना है कर लो, और बाकी बच्चे भी ट्राई करो बेटा। और ये अपने आप से जरूर प्रॉमिस करना कि हम हर एक क्लास में जाएंगे। कोई जेन्युइन प्रॉब्लम आता है तो आप लोग मुझे प्लीज टेक्स्ट कर दिया करो, मैम आज मैं इस रीजन की वजह से क्लास नहीं ले पाऊंगा या पाऊंगी, तो मैं समझ जाऊंगी। बट ऐसा नहीं है कि मन किया आए मन किया नहीं आए, ये नहीं करना आप लोगों को। बी सीरियस। कर रहे हो सभी बच्चे? Yes, ma'am. चलो करो। अंचल ट्राई करो, सृष्टि, दिशा, हर्षित, आनिया, अंजलि, नाजो, जुबैर, आकाश, महराज, हुस्नमाज, इकरा, ओके, चेतना का हो गया है, वेरी गुड। दक्ष, सुहानी, तनिष्का, सृष्टि, शिवानी, इन सब का हो गया है। 6 स्टूडेंट्स का हो गया है। बाकी बच्चे ट्राई करो। ओके, सृष्टि आप बताओ मैम सी ऑप्शन है 24। कैसे किया बेटा? मैम सबसे पहले देखो इसमें ना यूनिटरी मेथड लगेगा हम्म, कि 118 सॉरी 188
mg में 80 mg है ब्रोमीन, उसके बाद 141 में निकाल लिया कितने है ब्रोमीन, फिर उसके बाद उसके मास परसेंटेज निकाल लिए ब्रोमीन का मास रख के ऊपर, उसके बाद नीचे कंपाउंड का मास जो 250 दे रखा है और मल्टीप्लाई में 100। वेरी गुड। ऐसी की है क्या, देख लो एक बार कैसे बोल रही है सृष्टि। 188 इसका मॉलिक्यूलर मास होगा, क्योंकि ब्रोमीन की निकाली है ना। चलो मैं एक बार एक काम करते, फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला क्या था अपना, एटोमिसिटी इनटू मास ऑफ एलिमेंट था। यस मैम, डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ मोलर कंपाउंड। मास था। अब मोलर मास किसका रखेंगे बेटा, कंपाउंड का रखेंगे ना। अब हमें तो मालूम है ही नहीं मोलर मास, तो उसका निकाल के आना पड़ेगा ना अपन को, है ना। तो अपन क्या करें, निकाल के आते हैं, ठीक है। और इसका भी निकालना पड़ेगा, ब्रोमीन का भी। तो 188 AgBr में मेरे को दिख गया 80 ग्राम Br है, तो 141 mg में कितना होगा, कर लेते हैं फिर। 80 बाय 188 इंटू 141 आ जाएगा। इसको ग्राम में चेंज कर लेना, mg है ना ये, ठीक है। वैसे भी आगे जाके कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही किया, बताओ। यस मैम। ठीक है, ये तो ही आ गया। अब मोलर मास कैसे निकाले, मोलर मास कैसे निकाले बताओ। मैम वो 250 नहीं रखेंगे कहाँ पे, मैम, जो 250 ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास दे रखा है ना। अच्छा तुमने ऐसे करके निकाला है उसका मास, ठीक है। एक मिनट रुको, देखो मुझे क्या चाहिए ना, इसका मोलर मास चाहिए इसका। तो आप कैसे निकाल सकते हो, देखो हमें दिख रहा है कि कैसे करें इसको, क्वेश्चन को। 141 mg/Br में आपका 250 mg ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो 188 में कितना आएगा, आ जाएगा अपने पास मॉलिक्यूलर मास। देखो सारे बच्चे, आएगा इससे, बताओ आ जाएगा। 141 mg AgBr में देख लिया भाई, हमारा 250 मिलीग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है रिएक्ट करके इतना दिया है। तो 188 तो मॉलिक्यूलर मास है ना, तो उससे हमें यही मिल जाएगा, फिर तो आराम से मिल जाएगा। कितना आएगा सोल्व करके, इसको करना सोल्व। कितना आ रहा है, 250 बाय 141 इंटू 188 करके देखो कितना आ रहा है, करके देखो। हाँ मैं बताती हूँ, एक मिनट इमरान रुक जाओ, एक बार इसको सोल्व करो। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, जो मैंने क्वांटिटेटिव एनालिसिस में करवाया था आप लोगों को। मैम 333.33 आ रहा है इसको सोल्व करने के बाद, ठीक है, ठीक है। तो बस कर लो फिर। परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन निकालना है ना, मास ऑफ एलिमेंट ब्रोमीन का कितना, एक ही ब्रोमीन है ना AgBr में, तो 1 इंटू मास कितना होता है ब्रोमीन का, 80 बाय 333.3 और इंटू 100 कर दो, कितना आ रहा है, 83 पॉइंट समथिंग % आ रहा होगा। देखो एक बार करके देखो इसको सोल्व। फिर मैं एक बार दोबारा रिपीट करती हूँ फॉर इमरान। कितना, 24 अच्छा 24। यस मैम 24 आ रहा है। अच्छा ठीक है, वो 83 किसी और का आंसर होगा, ठीक है। तो इसको आपका सोल्व करने के बाद आ रहा है बच्चों 24%, ठीक है। तो मैं मार्क कर रही हूँ इसका आंसर सी। अब देखो मैंने क्या किया है बच्चों, जिनको समझ में नहीं आया, ये वाला जो क्वेश्चन है, वैसे तो आप लोगों का अपना क्वांटिटेटिव एनालिसिस से, अगर किसी को फॉर्मूला पता डायरेक्ट लगा दो, बट मैं मान के चलूं आपको वो नहीं पता, क्योंकि अभी तक हमने मोल कॉन्सेप्ट रिवीजन क्लासेस में, जो बच्चे अभी नए आए हैं वो मोल कॉन्सेप्ट जानते हैं। तो बच्चे हम क्या करते हैं, आप लोगों को एक बात बताओ, क्या आप ब्रोमीन की परसेंटेज निकालने के लिए फॉर्मूला लिख सकते हो, एटोमिसिटी इनटू मास ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, लिख सकते हो? यस मैम। ठीक है। तो अगर ब्रोमीन की परसेंटेज है तो ऊपर मास ब्रोमीन का ही आएगा ना, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, तो आपको क्या करना है, अब हमारे पास ब्रोमीन का मास है 80 होता है, ठीक है मैम, लेकिन हमें मोलर मास नहीं पता, ये निकाल के आना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, आपको दिख रहा है बेटा, इधर आओ, क्वेश्चन को पढ़ो। इन अ कैरियस मेथड ऑफ एस्टिमेशन, इसको भूल जाओ, कैरियस मेथड क्या होता है, बेसिकली तुम क्वांटिटेटिव में पढ़ते हो, एस्टिमेशन के लिए यूज होता है फॉर हैलोजेंस, ठीक है। तो इसमें देखो 250 mg आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया था, 250 मिलीग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया था, जिसकी रिएक्शन वैक्शन आपने करवाई और आपको इतने ग्राम मिलीग्राम आपको AgBr मिल गया। तो यानी कि 141 मिलीग्राम, इसको उल्टा लिख लो, 141 मिलीग्राम आपको AgBr मिला जब आपने
इतना mg जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, तो इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लो ना 108 प्लस 80, तो इसमें कितना मिलेगा, यही तो मॉलिक्यूलर मास होगा तुम्हारा इमरान, उसको वहां पे पुट कर दो, खत्म। ठीक है, हो जाएगा ये सबका क्वेश्चन। यस मैम। और ये तो तुम्हारा टेस्ट का भी क्वेश्चन है भाई, ये अभी जो लास्ट संडे जो टेस्ट हुआ था आई थिंक उसमें भी था ये क्वेश्चन, था क्या, नहीं याद है? ठीक है, देख लेना एक बार, मेरे ख्याल से तो था। ठीक है, चलो उसके बाद बेटा नेक्स्ट अपना आता है, अभी तक हमने परसेंटेज कंपोजिशन वाला देख लिया, अब आओ परसेंटेज यील्ड पे। कुछ बच्चे जो होते हैं ये वाला टॉपिक ही नहीं करते और एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन डाल देता है। अब ध्यान से सुनना, परसेंटेज यील्ड कैसे निकालते हैं। देखो बेटा, परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला होता है एक्चुअल यील्ड बाय थ्योरेटिकल मैक्सिमम यील्ड इनटू 100। ठीक है, इस फॉर्मूले को लिखो अपनी नोटबुक में, जस्ट राइट इट डाउन। और ध्यान रखना, जो आपकी थ्योरेटिकल यील्ड होती है बेटा, इधर आओ, वो ज्यादा होती है एक्चुअल यील्ड से हमेशा। अब मैं इसका मतलब समझाती हूँ, इसका मतलब मैम क्या बोल रहे हो, पहले ये फॉर्मूला लिख लो आप लोग। अगर आपको प्रोडक्ट बनाना है, उसकी परसेंटेज यील्ड बताना है। यील्ड क्या होती है, जो आप प्रोडक्ट लैब में बनाते हो, सिंथेसाइज करते हो, उसका जब आप वेइंग मशीन पे वे करते हो ना, जैसे मान लो आया 2.5 ग्राम आई, तो वो उसकी यील्ड होती है। ठीक है, इसको मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ, पहले आप ये फॉर्मूला लिखिए अपनी नोटबुक में, मैम अगर नहीं लिखा हुआ तो। ठीक है, अगर आपने फेयर नोटबुक में लिखा हुआ है तो मत लिखो। देखो बेटा, इसमें कैसे करेंगे क्वेश्चन, मैं आप लोगों को एक करके दिखाती हूँ। जैसे ये आपके पास इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन आपको पेपर में भी लिख के दी जाएगी, और ये इक्वेशन तो वैसे बहुत पॉपुलर है। ठीक है, तो देखो बेटा, इसने क्या पूछा है, 1.12 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड is reacted with the excess of HCl and 1.85 calcium chloride is formed. What is the percentage yield? ठीक है, अच्छा, तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, होगा क्या, मैं तुम्हें लैब में, सपोज लैब में हो तो मैं तुम्हें कह रही हूँ बेटा, तुम्हें ना मैं कैल्शियम ऑक्साइड दे रही हूँ, तुम्हें ना कैल्शियम क्लोराइड बनाना है। ठीक है, और बनाने के बाद वेइंग मशीन पे जाके वे करके आओ, कितना वे हुआ, उसका वेट था। ठीक है, तो मैंने आपको कितना दिया बेटा, 1.12 ग्राम। ठीक है, 1.12 ग्राम, और बना कितना, 1.5। एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, दिस इज योर एक्सपेरिमेंटल यील्ड। समझ आई, मैंने आपको इतना सैंपल दिया, आपने मुझे कहा लो मैम 1.85 बना है, दिस इज योर एक्सपेरिमेंटल यील्ड। मैम थ्योरेटिकल यील्ड कैसे निकालेंगे, आइए मैं बताती हूँ। थ्योरेटिकल यील्ड आपको किससे निकालनी है, जो इक्वेशन आपको गिवन है वैसे निकालनी है। वैसे ये स्टोइकियोमेट्री में ही आता है, इसको मैं अलग से बता दे रही हूँ। देखो, आपको इसके लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा, आपको इसके लिए इसका मास निकालना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर मास। कैल्शियम का कितना होता है, 40 और 16 कितना हो गया, 56। यस मैम। अच्छा, कैल्शियम क्लोराइड का कितना होगा, 40 प्लस 71 कितना हो गया, 111। यस मैम। ठीक है, तो मैम 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड से हमें 1 ग्राम हमें CaCl2 मिल रहा है, लेकिन आपने हमें लैब में दिया है 1.12 ग्राम, तो हमें कितना मिलना चाहिए CaCl2, देखो 111 डिवाइड बाय 56 इंटू 1.12 निकालना है एक बार उससे 2.22। लेकिन आपने मेरे को बना के कितना दिखाया, बना कितना बताओ, बना कितना, 1.85। ठीक है। तो जब भी थ्योरेटिकल यील्ड आप निकालते हो वो इक्वेशन से निकालते हो, और हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड मेरे बच्चों एक्सपेरिमेंटल यील्ड से ज्यादा आती है। जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं उतनी हमारी एक्सपेरिमेंटल यील्ड नहीं आती। मैम ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बेटा जब आप लैब में काम करते हो तो कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज उसमें आ जाती है, तो जितना आप एग्जैक्ट चाहते हो उतना नहीं मिलता आप लोगों को, उससे थोड़ा सा कम मिलता है। ठीक है, ये मतलब होता है। ठीक है, तो जब आप परसेंटेज यील्ड निकालोगे तो कैसे निकालोगे, एक्सपेरिमेंटल यील्ड 1.85 डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100 करके निकालोगे, और इसका आंसर जो आएगा वो तुम्हारा फिर फाइनल आंसर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या होता है ये परसेंटेज यील्ड निकालना? यस मैम। ठीक है, 60% आ रहा है। हाँ जितना भी आ रहा है वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब तुम ना एक क्वेश्चन मुझे तुम करके दिखाओ, ये क्वेश्चन तुम्हें देखना कॉन्फिडेंस आएगा। ये क्वेश्चन एक बार तुम करके दिखाओ। What mass of calcium carbonate is required for its self decomposition to produce 11.2 liter of CO2
अंडर एसटीपी कंडीशन विद 25% यील्ड। तो ये मत सोचना हमेशा खुशबू मैम इजी क्वेश्चन लाएगी, ठीक है। तो आज तुम ये वाले क्वेश्चन करो, ऐसा नीट में नहीं आया हुआ क्वेश्चन, लेकिन आगे आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो करके देखो एक बार ट्राई, कुछ हो रहा है क्या, अप्रोच कर पा रहे हो क्वेश्चन को जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया उससे। $47 स्टूडेंट्स। मैं ये सोच रही हूँ कब का 50 कब होंगे बच्चे। कल तो अराउंड 60 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया था क्लास को। पीयूष आप करो ट्राई, हुस्नवाज करो बेटा। क्लास में सभी मिलके पार्टिसिपेट करोगे तो ही क्लास को हम लोग इंटरेस्टिंग बनाएंगे, वरना फिर वन साइडेड हो जाएगी, ठीक है। तो आप रिएक्शन लिखनी जरूरी है क्या बेटा, फिर से बोलो। मैम, रिएक्शन लिखनी जरूरी है इसकी। हाँ लिख लो, चलो मैं तुम्हें रिएक्शन मैं लिख के दे देती हूँ, कोई बात नहीं। और ये रिएक्शन ना एक बार लिख के दिखा रहा हूँ, आज फर्स्ट एंड लास्ट है, इसको रट लो अच्छे से इस रिएक्शन को, क्योंकि ये पेपर में बहुत आती है, ठीक है। चलो करो, क्योंकि परसेंटेज यील्ड वाली क्वेश्चन करने के लिए आप लोगों को ध्यान रखना है इक्वेशन बैलेंस्ड होनी चाहिए आप लोगों की। चलो करो। $25 पता नहीं बेटा, मेरे पास इसका आंसर नहीं है, तुम ही निकालो सारे, जो भी मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स बोलेंगे वही मैं मानूंगी। चलो यही बता दो अप्रोच कैसे किया रीवा, अप्रोच कैसे किया बेटा क्वेश्चन को, आंसर छोड़ो, पहले अप्रोच बताओ बेटा। हाँ कैसे किया। मैंने इक्वेशन लिखी, उसको बैलेंस किया, फिर मैंने देखा कि 100 ग्राम में 44 ग्राम ऑफ CO2 चाहिए होती है, वेरी तो गुड। 22 ग्राम बनाने के लिए 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट लगेगा। 22 कहाँ पे है बेटा। मैम 0.2 मोल है ना CO2। आप मोल क्यों निकाल रहे हो, आप लीटर में दिया हुआ है ना लीटर में निकाल लो ना 0.2 कहाँ दिया हुआ है मोल वैसे। अच्छा आपने इससे निकाल लिया क्या, गिवन मास बाय वो गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम करके। यस मैम। 26 ग्राम। 0.5 मोल ऑफ CO2। अच्छा ठीक है, लो लिख दिया मैंने। उसके बाद फिर मैम मैंने कैल्शियम कार्बोनेट का मास निकाल लिया 50 ग्राम। 50 कैसे आएगा। मैम ऐसे यूनिटरी मेथड से। मैम 100 ग्राम में 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड लगती है, तो 22 ग्राम में 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट यूज होगा। अच्छा ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट तो आपको निकालना है ना बेटा उसका मास तो। मैम मैं एक्सपेक्टेड निकाल रही हूँ, थ्योरेटिकल अमाउंट। ठीक है, थ्योरेटिकल, ये आपको बेटा थ्योरेटिकल ही बताना है। अभी फिलहाल हमारे पास ना ही तो हमें एक्सपेरिमेंटल यील्ड पता है कैल्शियम कार्बोनेट की, और ना ही थ्योरेटिकल पता है, ठीक है। तो देखो कैसे करना है, इधर आओ, इधर देखो तुम, देखो बच्चे, देखो मैं क्या करती हूँ, लीटर में है ना तो मैं मोल की तरफ जाती ही नहीं हूँ, मोल की तरफ जाना ही क्यों आप लोगों को, मास की बात हो रही है और लीटर की बात हो रही है ना। तो आपको पता है 100 ग्राम होगा, इसका 44 ग्राम होता है, बट हमें एसटीपी पे 22.4 लीटर मिलेगी, है ना। तो एक बात देखो, 22.4 लीटर CO2 कब मिलेगी, जब 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करेगा, मतलब 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा, मानते हो क्या। आपको कितना दिया हुआ है 11.2 लीटर, तो 11.2 लीटर में कितना कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए होगा आपको, 100/22.4। मैम 50 आ रहा है सॉल्व करके। इसको बताओ कितना आ रहा है। 50। हाँ 50 ग्राम आ गया, मतलब बेटा आपके पास
आपके पास 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट हो रहा है, मतलब है, तो आपको 11.2 लीटर मिल रहा है। इट मींस जो ये 50 ग्राम है ये इसका आंसर नहीं है, दिस इज योर एक्सपेरिमेंटल यील्ड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि आपने कैल्शियम कार्बोनेट से जो क्या बोलते हैं, जो मैंने आपको सैंपल दिया है, समझ रहे हो, आपको 11.2 लीटर CO2 मिली है ना उससे, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंटल यील्ड है, ये थ्योरेटिकल यील्ड नहीं है बेटा। समझ आ रही है आप लोगों को? थ्योरेटिकल यील्ड बाय एक्सपेरिमेंटल यील्ड। एक मिनट रुको, उल्टा लिख दिया मैंने फॉर्मूला। एक्सपेरिमेंटल यील्ड लिख रही हूं मैं ऊपर दोबारा, एक्सपेरिमेंटल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड। तो एक्सपेरिमेंटल कितनी है आपकी 50 ग्राम, परसेंटेज ऑफ यील्ड कितना दिया हुआ है 25%, तो यहां से निकालो थ्योरेटिकल कितनी आ रही है तुम लोगों की, 200 ग्राम आ रही होगी। देखो यस मैम। फिर से Yes, पढ़ो, ma'am. एक काम करो, फिर से क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज रिक्वायर्ड फॉर इट्स सेल्फ डिकम्पोजिशन टू प्रोड्यूस। कितना मास चाहिए आपको कैल्शियम कार्बोनेट का कि वो अपना डिकम्पोजिशन, मतलब जब हीटिंग कराओ तो इतना प्रोड्यूस कर दे, क्या? CO2। समझ आई? तो आपको क्या निकालना है? यील्ड दे रखी है आपको, ठीक है, यील्ड आपको दे रखी है। तो मैंने देख लिया कि भाई 22.4 लीटर तब प्रोड्यूस होगा CO2 का जब 100 ग्राम जो है आपका कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करेगा, तो 11.2 में 50 ग्राम करेगा, ठीक है। थ्योरेटिकल हमेशा एक्सपेरिमेंटल से ज्यादा होती है, एक्सपेरिमेंटल यील्ड यहाँ पे 50 होगी, थ्योरेटिकल आपको निकालना है। यानी कि जब मैं आपको 200 ग्राम दूंगी ना, तब आपका जाके कितना प्रोड्यूस होगा CO2, बताओ? 50 ग्राम। मतलब कहने का मतलब है, हाँ 11.2 लीटर। 11.2 लीटर। तो टोटल आपको कैल्शियम कार्बोनेट इसमें चाहिए होगा 200 ग्राम। दिस इज योर थ्योरेटिकल यील्ड, नॉट एक्सपेरिमेंटल यील्ड। तो ध्यान रखना आपको। ये देखो यहाँ पे इसने हिंट दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, यस हो जाएगा, ठीक है। Yes, ma'am. चेतना अभी हो जाएगा बेटा? यस मैम, हो गया। नहीं, 50 डिनोमिनेटर में नहीं आएगा, 50 न्यूमरेटर में आएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अभी अपने पास टाइम है। देखो वैसे तो ये जो परसेंटेज यील्ड वाला है ये स्टोइकियोमेट्री में ही आता है। अब देखो स्टोइकियोमेट्री में आपको क्या ध्यान रखना बेटा, जब भी आप स्टोइकियोमेट्री के क्वेश्चन करते हो तो आपको ध्यान रखना जो आप केमिकल इक्वेशन लिख रहे हो ना, वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं लिखी, ध्यान से सुन लो, तो आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी उससे। समझ रहे हो मेरी बात? तो आपको उससे कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो आपके पास इक्वेशन बैलेंस्ड होनी चाहिए, क्योंकि उस बैलेंस्ड इक्वेशन से आप बहुत सारी चीजें बता दोगे कि इतना मोल इतने मोल से रिएक्ट करके इतना मोल प्रोडक्ट बना रहा है, इतना मास इतने मास से रिएक्ट करके इतना मास निकाल रहा है, ठीक है, इतना मास इतने वॉल्यूम से रिएक्ट करके इतना वॉल्यूम प्रोड्यूस कर रहा है। तो आप बहुत सारी चीजें की इंफॉर्मेशन पता लगा सकते हो अगर इक्वेशन आपकी क्या है बच्चों, बैलेंस्ड है। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप स्टोइकियोमेट्री के क्वेश्चन कर रहे हो, इक्वेशन ही बैलेंस नहीं है, तो खराब सारा क्वेश्चन, कोई फायदा नहीं है फिर, ठीक है। देखो इसका एक क्वेश्चन करा के मतलब आपको बताती हूँ, फिर उसके बाद आप खुद करना, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन आप खुद करोगे, ये मैं आपको बताऊंगी कि मेरा क्या मतलब है, क्या क्या चीजें आप जो है बता सकते हो। इधर देखो, ये देखो, व्हाट वेट, इधर आओ, what weight of KCl will be formed on heating 12.25 gram of KClO3, also calculate the weight of O2 will be liberated। यानी कि मैम इसके लिए तो हमें सबसे पहले रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। और मैंने आपको जब क्लास में ये टॉपिक कराया था वहां पे भी मैंने सेम क्वेश्चन कराया था कि ये वाली इक्वेशन जो होती है ना पोटेशियम क्लोरेट वाली, इसको तो रट लो, ये तो इतनी काम की इक्वेशन है तुम लोगों की, ठीक है। देखो बैलेंस कर दी क्या मैंने? यस मैम। ठीक है मैम क्लोरीन बैलेंस है, बैलेंस है। मैम 2 KClO3 आएगा। फिक्स ही तो क्लोरीन 3 है, पोटेशियम भी 3 है। मैम ऑक्सीजन ऑक्सीजन अच्छा Oxygen 6 हो रहा है। यहाँ पे 2 करो फिर, ठीक है। Yes, ma'am. चलिए मतलब हमारी इक्वेशन बैलेंस है। तो मैम अब क्या कर सकते हैं, आपको क्या दिया हुआ है, आपको O2 बताना है कितना लिबरेट होगा,
आपको केसीएल का बताना है, तो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को यूज करेंगे। तो एक काम करो, इसका आपको क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा इसका। पोटेशियम का कितना होता है 39, 40 ले लो या तो। क्लोरीन का आप लोगों को पता है, ऑक्सीजन का पता है, निकालो कितना आ रहा है, देखना इतना आ रहा है क्या 122.5। एक बार देखना सोल्व करके, निकाल के देखो बेटा, पोटेशियम क्लोरेट का मास निकाल के देखो, मॉलिक्यूलर मास। पोटेशियम का क्या होता है? 39 ले लो, यस मैम, इतना ही आ रहा है। ठीक है, कितना होगा, यही आ रहा होगा, ठीक है। और इसका निकालो केसीएल का, कितना आ रहा है 143.5 आ रहा है क्या? 74.5। 5, ठीक है, 74.5 इंटू 2 कर लो, देखो यही आ रहा है। और इसका कितना होगा 32 3 जा कितना हो गया 96। तो यानी कि इस इक्वेशन से आपको क्या पता चला कि मैम जब 2 इंटू 122.5 पोटेशियम क्लोरेट होगा, उससे हमें क्या मिल रहा है, 2 इंटू 74.5 केसीएल मिल रहा है, 96 ग्राम ऑक्सीजन मिल रही है, खत्म। अच्छा, आपको दे क्या रखा है, आपको दे रखा है 12.25 ग्राम में कितना कितना केसीएल होगा, मैम निकाल लेंगे ये, तो इसमें क्या बात है, ये लो कैलकुलेशन भी नहीं है इसमें, तो कुछ कैंसिल आउट हो जाएंगी चीजें, निकल जाएगा। तो मतलब इतना KClO3 है। ऑक्सीजन के लिए निकालना है वो भी निकाल सकते हो, इसको मैं इरेज कर देती हूँ, निकालो एक बार कितने आ रहा है, मुझे एग्जैक्ट आंसर बताओ कैलकुलेट करके। ये देखो 2 इंटू फर्स्ट वाले हाँ जी मैम केसीएल का तो 7.55 आ रहा है। 75। 7.55। अच्छा ठीक है, तो 2 इंटू 22 122.5 KClO3 से ऑक्सीजन कितनी मिल रही है बेटा 96 ग्राम। इसलिए बोला बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर बैलेंसिंग गलत कर दी तो 96 थोड़ी ना आ रहा होगा, फिर आपको कुछ और आएगा। आपको कितना दिया हुआ है 12.25 है मैम, कितना होगा यही होगा 96 बाय 2 इंटू 122.5 12.25 आंसर आ जाएगा तुम लोगों का। 4.8 ग्राम आ रही होगी शायद ऑक्सीजन। देखो आ रहा है तो मुझे थम्स अप दो, आ रहा है तो थम्स अप दो, यस मैम ये आ रहा है। यानी कि मैंने आपको क्या सिखाना, हाँ जी 4.8, हाँ यानी कि मैंने इस क्वेश्चन के थ्रू आपको ये समझाना चाहा, पहली चीज कि आप अगर आपके पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है तो उससे आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो कि इतना मास इतने मास के साथ रिएक्ट किया तो क्या मिला आपको, इतना मास इतने वॉल्यूम के साथ किया तो आपको कितना वॉल्यूम प्रोडक्ट मिला या कितना मास मिला। मास मास का रिलेशनशिप, वॉल्यूम वॉल्यूम का रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम का रिलेशनशिप आप जो है देख सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्टोइकियोमेट्री, बट मेक श्योर इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड। उसके बिना आप फिर कोई इंफॉर्मेशन का पता नहीं लगा पाओगे, ठीक है। अब ऐसा ही सेम क्वेश्चन ये है, ऐसा ही सेम क्वेश्चन ये है, तो ये दो क्वेश्चन आप लोगों को अभी मुझे करके दिखाने हैं। डू इट नाउ। कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन विच विल बी कन्वर्टेड इनटू इट्स ऑक्साइड बाय द एक्शन ऑफ 18 ग्राम स्टीम ऑन इट। मैंने आप लोगों के लिए इक्वेशन भी लिख दी है, ठीक है। अब आप लोग पहले देखिए बैलेंस्ड है या नहीं है तो ठीक है, नहीं है तो करो और क्वेश्चन को सोल्व करो। नाउ दिस इज योर टर्न। करो बेटा सोल्व। 56 होता है ना आयरन का मोलर मास। हाँ 56 होता है, 56 ग्राम। मैम H2 का मास 18 ग्राम है। किसमें, मैम वहाँ पे O2 आएगा ना? कहाँ पे बेटा? मैम H2O के जी। नहीं स्टीम वाटर होगा ना बेटा, वाटर वेपर। मैम गैस फॉर्म में ओके मैम। करो। हो गया। ठीक है, जिसका हो गया बढ़िया, बाकी बच्चे करो। मनीषा ट्राई करो, श्रेया, माही,
हर्षित तो क्लास में कुछ बोलता ही नहीं है, व्हाट्सएप पे बहुत बोलता है ग्रुप में। चलिए, कौन बताने वाला है? कैसे किया, थोड़ा मुझे अप्रोच बताओ बेटा। मैम इसके अंदर H2 का अगर हम मोलर मास निकालेंगे तो वो 18 ग्राम आ रहा है। तुम ये बताओ इक्वेशन बैलेंस्ड है कि नहीं है? ओह नो मैम, मैम, नो मैम, नहीं करी? H2 3Fe + 4H2 आ जाएगा। 4 बैलेंसिंग पे ध्यान नहीं दिया। और यहाँ पे H2 भी निकलेगी, वो आप लिख लेना, मर्जी हो तो। 4H2 ठीक है, ठीक है। चलिए अब करो, बताओ कौन बता रहा था मुझे? तो मैम मैं इसके बताऊं? अंदर अप्रोच तो ये है कि फिर 72 ग्राम जो वाटर है वो रिएक्ट करेगा हमारा 56 × 3 ग्राम ऑफ उससे आयरन से। तो फिर हम निकाल लेंगे कि 18 ग्राम वाटर कितने आयरन से रिएक्ट करेगा, तो वही हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, 4 × 18 × 18, यही किया होगा आप लोगों ने। यस मैम। 42 ग्राम आता है। वो कैंसिल आउट कर लो, ये किस पे जाएगा? 4 1 जा 14 जा पे जाएगा, 42 ग्राम आ जाएगा। यस मैम। ठीक है जी, बढ़िया, मस्त। चलो एक और क्वेश्चन कर दो। जितना क्वेश्चन ये बड़ा दिख रहा है उतना है नहीं, आराम से पढ़ना, बहुत इजीली हो जाएगा। जिंक रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव हाइड्रोजन एंड जिंक क्लोराइड। द वॉल्यूम ऑफ द हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस एट एसटीपी फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ, जो भी दिया हुआ है, 11.5 ग्राम विद एक्सेस ऑफ HCl इज लीटर। नियरेस्ट इंटीजर बताना। अब ये मत सोचना कि जेई में क्वेश्चन था तो नीट में नहीं आएगा, बिल्कुल आ सकता है ये नीट में क्वेश्चन, कोई कैलकुलेशन इसमें डिफिकल्ट नहीं है। बस नीट वाले ज्यादातर मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, तुम्हें इक्वेशन लिख के दे देंगे और कुछ नहीं, इससे ज्यादा तुम्हें तुम्हारा भला नहीं करेंगे वो। ठीक है, Chloric acid to give hydrogen and zinc chloride. The volume of hydrogen gas. बेटा माइक म्यूट कर लो। अभी कर लो, अभी बोल सकते हो मन मन में। ट्राई करो। असली चैप्टर, असली टॉपिक, असली चैप्टर का जो बोलते हैं ना वो इम्पोर्टेंस, वो इसी टॉपिक से आता है। ठीक है, स्टोइकियोमेट्री और ये लिमिटिंग रिएजेंट वाला। और क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं यहाँ से। हो रहा है, हुआ है क्या किसी का? करो। इक्वेशन तो लिख ली होगी ना आप लोगों ने? यस मैम। Yes, ma'am. करो। और सबसे अच्छी बात यह है कि स्टार्टिंग में जितने बच्चे थे अभी भी इतने बच्चे हैं। वेरी गुड बच्चों, यही स्पिरिट होना चाहिए तुम लोगों में। एक बार वो अपना ना प्लानर कह रही हूँ, जो मैंने वो आप लोगों की ग्रुप डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ, उसको एक बार देख लेना, वहां पे नोट्स वगैरह अपलोड कर दिया मैंने। क्या हुआ बेटा, क्या देने वाली थी मैं? मैम आपने बोला था ना मुझे लास्ट लेक्चर में कि आप आपका नंबर दोगे ताकि मैं आपको मेरे स्टेट बोर्ड का बुक भेज सकूं। अच्छा अच्छा, ये लो बेटा, मैं तो भूल गई बेटा, श्रेया सॉरी। ये लो, ये है मेरा नंबर, आप इस पे मैसेज कर देना। श्रेया, आप उसमें ड्रीम कॉलेज वाले बैच से हो क्या बेटा? हाँ अच्छा, गॉट इट। आप मुझे भेज देना बेटा, ये है मेरा नंबर। हाँ ठीक है, ओके बेटा। हाँ करो भाई, बताओ हुआ है कि नहीं हुआ, कहाँ पे फंसे हुए हो? श्रेया माइक म्यूट कर लो बेटा। हाँ मैम 4 लीटर आ रहा है। 4 लीटर आ रहा है। Yes, बाकी बच्चे यही आ रहा है क्या? इक्वेशन क्या लिखी? मैम Zn plus twice of HCl gives H2 plus ZnCl2। इक्वेशन बैलेंस्ड है क्या? देख लो, सब कुछ है ना? ओके, तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस कितना प्रोड्यूस होगा। तो इन्होंने देखो मोलर मास दिया हुआ, वो दे के ही रखेंगे आपको। तो 65.4 ग्राम जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो आपको H2 कितना मिलेगा?
आपको मिलेगा 22.4 लीटर, यही Yes, मिलेगा ना। वैसे इसने 22.7 है तो हम 7 ले लेंगे क्योंकि उसने मेंशन किया हुआ है ना, ठीक है। और आपको निकालना किसमें है, 11.5 ग्राम में, तो निकाल लो, डायरेक्ट आंसर है, कुछ है ही नहीं इसके अंदर और। मैम मेरा अप्रोक्स 4 लीटर आ रहा है। हाँ यही है, 4 इज द यस करेक्ट। मैम। वैसे आएगा 3 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, क्योंकि क्वेश्चन आस्क्ड आंसर जो रिपोर्ट करना है नियरेस्ट इंटीजर करना है, बट तुम्हारे मैम नीट में तो ऑप्शन 3.8। है ना, तुम्हारे ऑप्शन में तो, तुम्हारे नीट में तो ऑप्शंस आएंगे, तो उसमें तुम्हें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो नीट में डेफिनेटली ये क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद देखो लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट समझ लो थोड़ा सा। देखो लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट ना बहुत ही ज्यादा देखने में सिंपल है, बट इसके क्वेश्चंस थोड़े से डिफिकल्ट लगते हैं आप लोगों को, ठीक है। तो ध्यान से सुनना आज कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। देखो मैंने जब क्लास में ये टॉपिक कराया था तो मैंने वो बर्गर वाला एग्जांपल दिया था आप लोगों को, ठीक है, आप लोगों को याद होगा। ये दूसरा एग्जांपल है, सेम वैसा ही है, ये थोड़ा ज्यादा इजी है समझाने में, ठीक है। जैसे बच्चे इसमें क्या लिखा हुआ है कि एक मैन और एक वुमेन मिलके पेरेंट्स जो है बनेंगे, राइट। यहाँ पे हमारे पास क्या है, वी हैव 5 men and 4 women, ठीक है। तो हमें 4 पेरेंट्स मिल रहा है। इट मीन्स क्या हुआ, एक मैन एक्सेस में है ना, एक मैन एक्सेस में है, यानी कि मैन क्या हो गया तुम्हारा, एक्सेस रेक्टेंट हो गया, ठीक है, एक्सेस में हो गए, एंड वुमेन इज कंसिडर्ड एज लिमिटिंग रिएजेंट। तो यही तो हम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहीं से आप लोग समझ सकते हो कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, यानी कि जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बेटा किस पे डिपेंड कर रहा है, लिमिटिंग रिएजेंट क्या है आपका। तो जब भी आप केमिस्ट्री में कोई रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहे हो, जब भी बात कर रखी हो कि दो का मिक्सचर लिया गया हुआ है, एक को फलाने के साथ मिक्स किया हुआ है और आपका कोई प्रोडक्ट बन रहा है, तो आप लोग उसमें चेक करोगे कि इनमें से लिमिटिंग कौन सा है, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करेगा कितना प्रोडक्ट आपका बनने वाला है। एक्सेस वाला रिएक्टेंट नहीं जो है बताएगा कि कितना प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो हु विल डिसाइड द प्रोडक्ट फॉर्मेशन, लिमिटिंग रिएजेंट विल डिसाइड द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। इतनी बात क्लियर हुई आप लोगों को, ठीक है। यस मैम। यस मैम। अच्छा जी, इसमें भी आपको यही करना है कि आपकी जो इक्वेशन होगी बैलेंस आपको करनी है, तो यहाँ पे भी सेम चीज लिखी हुई है, जो ऑल कैलकुलेशन रिलेटेड टू वेरियस प्रोडक्ट और इन सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। अब देखो करते कैसे पहचानते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, इसका मैं बहुत अच्छा तरीका बताती हूँ, क्लास में बताया था। कंसिडर कर लेते हैं बेटा, तुम्हारे पास ये है कोई इक्वेशन, जनरल इक्वेशन है, ए बी बी से सी और डी बन रहा है, ठीक है। अच्छा बेटा, अगर मान लेते हैं बेटा, मैं बोल रही हूँ इसके एक्स मोल है, सपोज जनरल बात कर रही हूँ, इसके वाई मोल है, ठीक है। अब तुमने ये पहचानना है बेटा कि इनमें से ए और बी में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, तो तुम लोग क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल है, इसका एक्स है, इसको इसके स्टोक्योमेट्री कोफिशिएंट से डिवाइड करना है, कितना है ए, ऐसे ही वाई मोल है बाय बी, इसके स्टोक्योमेट्री कोफिशिएंट से इसको डिवाइड कर दो। अगर बेटा y बाय बी की वैल्यू जो है कम आई, तो वही क्या होगा अपना लिमिटिंग रिएजेंट। अपना b वाला क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट, और ये a वाला हो जाएगा अपना एक्सेस में। यानी कि ये डिसाइड करेगा कि आपकी C की फॉर्मेशन और D की फॉर्मेशन कितनी हो रही है, इसको लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर यही खत्म हो गया तो इसका क्या चार डालेंगे हम, है ना। अगर यही खत्म हो गया तो प्रोडक्ट कहाँ से बनेगा, ठीक है। तो जितना आपका लिमिटिंग, जो भी लिमिटिंग रिएजेंट होगा वही डिसाइड करेगा कि आपका सी कितना बनेगा, आपका डी कितना बनेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको पहचानना है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, तो आप क्या करो, अगर मान लो ए का मोल ना दे के मास दे रखा हो सपोज, तो आप निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मोल गिवन मास बाय मोलर मास करके। अगर वॉल्यूम दे रखा हो तो आप गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम करके निकाल लो, मोल निकाल सकते हो ना, ठीक है। जैसे देखो ये क्वेश्चन, ये नीट 2015 में आया हुआ था, एक बार तुम ट्राई करोगे क्या इस क्वेश्चन को, एक बार करना इस क्वेश्चन को, क्या समझ में आ रहा है। आंसर कोई बात नहीं, आंसर नहीं आएगा, एक बार सोचो कि क्या दिया हुआ है, क्या कर सकते हैं हम इससे, थोड़ा सा सोचो। मैम एक बार इसकी रिएक्शन लिख दो। ठीक है, मैं रिएक्शन लिख देती हूँ।
बस ये लास्ट कर लेंगे, उसके बाद जो भी होगा ना लिमिटिंग रिएजेंट के, वैसे काफी सारे और क्वेश्चन है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को कराऊंगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाली इक्वेशन, ये आपको आनी चाहिए बेटा, इक्वेशन लिखनी, पेपर में नहीं दे रखी थी ये इक्वेशन, ठीक है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ समझ में आ रहा है इसका, कुछ भी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कुछ हिंट मिल रहा हो कि क्या निकालना है? मैम जैसे कि हमें 50 ml दे रखे AgNO3 के, फिर हम AgNO3 के वो मोलर मास निकाल लेंगे तो उससे नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, सेम NaCl के नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मोलर मास तो पता है हमें, निकल जाएगा, पर उसके लिए गिवन मास भी तो चाहिए ना, वो कैसे निकालोगी? 50 ml है, मतलब हम निकाल से, हाँ इसकी हेल्प से निकालोगे, ये बिल्कुल सही सोचा है, अप्रोच सही है तनिष्का तुम्हारी। अब सेकंड स्टेप आता है तुम लोगों का, निकालोगे कैसे? इतना आई थिंक क्लियर है ना सबको। पहले आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे, देन यू विल डिसाइड विच वन इज लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। वंस यू फाइंड द लिमिटिंग रिएजेंट देन यू विल डिसाइड कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन किसके बेसिस पे होगा। तो पहला स्टेप अब तुम्हारा, सेकंड स्टेप जाता है कि मास कैसे निकालोगे। कुछ बच्चों ने हैंड रेज किया है, अंकिता गुप्ता बताओ बेटा। मैम 50 को इंटू 16.9 बाय 100 करेंगे तो इससे मास निकल जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मुझे बस यही पूछना था, ठीक है। देखो अपन ने याद करो, मैंने तुम्हें मोलारिटी वाला टॉपिक कराया था, नहीं भी पता तो अभी सुन लो। 16.9% सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 का मतलब क्या है बेटा, कि 16.9 ग्राम AgNO3 प्रेजेंट है इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो तुम्हें यहाँ पे मास निकल जाएगा इसका, क्योंकि ये क्या होगा ग्राम में ना, और ये ml में कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसे ही तुम NaCl का निकाल लेना। निकालना कितना आ रहा है एक बार निकालना बेटा, ये तो फिर मुझे निकालना पड़ेगा। 2.9 किसका आ रहा है? इसका आ रहा होगा NaCl का। ठीक है, 2.9 आ रहा है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। और AgNO3 का मैम 8.4। 8.45। कैलकुलेशन मुश्किल थी क्या? नहीं थी, कर सकते हो, तभी नीट में आया था इक्वेशन। चलो अब अपना सेकंड काम हो गया, मास निकाले। थर्ड काम क्या है? वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ मोल्स वी कैन फाइंड आउट व्हिच वन इज लिमिटिंग रिएजेंट, AgNO3 और NaCl, ठीक है। तो अब निकालो इसके नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास बाय इसका मोलर मास निकालो, गिवन मास बाय इसका मोलर मास निकालो, करो। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन, अगर ये नीट में आया तो आपको इस क्वेश्चन पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। जान करके नीट में क्वेश्चन आया था ताकि बच्चे इसमें फंसे और टाइम वेस्ट करें और इनके बायो के 10 क्वेश्चन रह जाए। मैम दोनों के तो बच के रहना है। हाँ जी बेटा, मैम दोनों के सेम नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं। ठीक है, और किसके आ रहे हैं सेम नंबर ऑफ मोल्स? सेम आने चाहिए, देखो सेम आने चाहिए, यानी कि कोई भी आप ले लो प्रोडक्ट की, आपको पता चल जाएगा AgCl कितना बन रहा है, हो जाएगा अभी। चलिए तो मोल मेरे को बता दो कितने आ रहे हैं? 0.5 आ रहे हैं क्या मैम? 0.049 आ रहा है। तो अच्छा, तो 0.5 0.05 कर सकते हैं ना। 0.05 ना, ठीक है। तो इस पे सभी एग्री करते हैं? मुझे बता दो एक बार, जल्दी से थम्स अप करो, कोमल करो, चेतना, दिशा करो बच्चों, ठीक है। तो मैं ये सारा इरेज कर देती हूँ क्योंकि मुझे मिल गया, आ चुका है, तुम लोगों का आंसर भी आ गया होगा। तो 1 मोल AgNO3 से बच्चों मुझे 1 मोल AgCl मिल रहा है, ठीक है जी। तो 0.05 से मुझे वही मिलेगा सेम, ठीक है। अब 0.05 को क्या करूं मैं? उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो मेरे पास मास ऑफ पता चल जाएगा AgCl कितना प्रेसिपिटेट होके आया। तो AgCl का मास कितना हो जाएगा? 108 35.5 कितना होगा ये? 143.5। निकाल लो कितना आ रहा आंसर, निकालो बच्चों। डोंट यूज कैलकुलेटर बेटा, दिस इज 7 अप्रोक्सीमेट 7 ग्राम आएगा, करेक्ट आंसर है बेटा। अब सुनो, इस क्वेश्चन से अपन ने लर्निंग क्या ली? ये तो अच्छी बात है, कांग्रेचुलेशन जिनका आ गया,
लेकिन इससे हमने क्या सीखा क्वेश्चन से? इससे एक तो हमने लिमिटिंग रीजन का कॉन्सेप्ट सीखा, और एक बहुत अच्छी चीज बेटा ये सीखी कि अगर नीट में ऐसा क्वेश्चन आ गया तो अगर बेशक आपको आता भी हो, आपको ज्यादा नहीं वहां पे सोचना अरे हम तो पढ़ के आए थे उसमें से आया हुआ है तो हम तो करके ही जाएंगे, कर लेना, लेकिन पहले आप वो वाले क्वेश्चन कर लो जो आप बिल्कुल श्योर हो, जो आपको फटाफट हो रहे हैं क्वेश्चन। क्योंकि अगर आप ऐसे क्वेश्चन पे जाओगे वो टाइम खाएगा आपका डेफिनेटली जाएगा इसमें टाइम। तो ऐसे क्वेश्चन को सर्कल मार्क कर लेना, जब आपके बाकी क्वेश्चन हो जाए फिर कर लेना। समझ में आ गई ना? ऐसे क्वेश्चन को हमें सेकंड राउंड में करना है। फर्स्ट राउंड में हमें वो वाले क्वेश्चन करने हैं जो हमें देखते ही हम टिक मार्क लगा रहे हैं विद इन 10 to 20 सेकंड या 30 सेकंड्स में। ऐसे वाले क्वेश्चन को हमें सेकंड राउंड में करने हैं। सेकंड राउंड में चाहे वो केमिस्ट्री के हो चाहे वो फिजिक्स के हो। समझ में आ गई? तो पेपर भी अटेम्प्ट करने का एक तरीका होता है। ये देखो ये कुछ क्वेश्चन है, घर पे ट्राई करना, वरना कल ये मैं यहीं से स्टार्ट करूंगी। और परसेंटेज प्योरिटी का कॉन्सेप्ट रहता है, उसको करवाऊंगी। और ये क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन बहुत सारे दिए मैंने, ठीक है, इसको करके देखना, ठीक है, ओके। और अभी मेरे को आप लोग, तनिष्का नहीं बताएगी, सृष्टि नहीं बताएगी, चेतना नहीं बताएगी, कोमल नहीं बताएगी, उनके अलावा मुझे ये बताओ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज आज मैम ने कौन कौन से कराए, क्योंकि क्वेश्चन तो फॉर्मूला बेस्ड आने वाला है। चलो बस फिर आप लोगों को छोड़ दूंगी। मैम मैं भी नहीं, कोमल भी नहीं। मैम मैं बताऊं? मैम अच्छा। एवरेज नहीं, शिवानी सुहानी भी नहीं। शिवानी तो बताती है, सुहानी बताती है। कोई और? पूजा बताएगी। मैम पहले हमने एवरेज मास का फॉर्मूला करा था, जो फॉर्मूला था n1 m1 प्लस n2 m2 अपॉन में n1 प्लस n2। ये हमारा एक और मिनट, इसमें मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगी। जरूरी नहीं है आपको 2 गैसेस का मिक्सचर मिल रहा है, आपको 3 का भी मिल सकता है, 4 का भी मिल सकता है, तो वो ऐड करते जाओगे, ठीक है। यस पूजा कंटिन्यू करो बेटा। मैम जो गैस होनी चाहिए वो नॉन रिएक्टेड होनी चाहिए। और उसके बाद हमने किया था मैक्सिमम नहीं मास ऑफ परसेंटेज मास ऑफ एलिमेंट का करा था, जिसमें हमने बोला था मास ऑफ एलिमेंट अपॉन मोलर मास का फॉर्मूला लगाना था। हाँ। ठीक और है। इसका दूसरा फॉर्मूला भी था जो एटॉमिसिटी इनटू मास ऑफ एलिमेंट इनटू 100 अपॉन में मोलर मास ऑफ कंपाउंड कर सकते थे। दूसरा फॉर्मूला था इसका ही। बस बहुत बढ़िया, बस इतना ही पूजा बताएगी। उसके अलावा मुझे जो बताएंगे मैं उसका करती हूँ। किसको बताना है? मेरे को। ज्योति बताएगी। ज्योति क्लास में नहीं आ रही थी ना इतने दिन से। यस ज्योति आप कंटिन्यू करो। मैम उसके बाद आपने परसेंटेज यील्ड का बताया था, एक्चुअल यील्ड अपॉन में थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100, और थ्योरेटिकल यील्ड एक्चुअल यील्ड से ज्यादा होती है। ठीक है जी। मैम हाँ एक बार ये परसेंटेज यील्ड दोबारा बता दो प्लीज। बताती हूँ मैं एक बार आगे। पूजा आपने ही बोला है क्या या माही? देखो बेटा एक्चुअल यील्ड में क्या होता है ना, देखो एक्चुअल यील्ड आपकी एक्सपेरिमेंटल यील्ड होती है, ठीक है। जैसे मान लो एक फिर दोबारा से एग्जांपल है, तो मान लो तुम लैब में कुछ प्रिपेयर कर रहे हो, मान लो तुम कैल्शियम कार्बोनेट से तुम कैल्शियम ऑक्साइड बना रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं तुम्हें कुछ भी दे रही हूँ, कितना भी ग्राम दे रही हूँ उसमें, ठीक है। मैं कह रही हूँ तुम्हारे पास ये सैंपल है, मैंने तुम्हें इतना ग्राम दिया, ठीक है। इससे कैल्शियम ऑक्साइड बनाओ, पूरी रिएक्शन करा के कितना बन रहा है। तो बेटा जितना तुम्हारा बनना चाहिए ना उससे हमेशा कम बनेगा, तो वो तुम्हारी एक्सपेरिमेंटल यील्ड होती है जो कम होती है। जो ज्यादा होती है वो तुम्हारी थ्योरेटिकल यील्ड होती है। थ्योरेटिकल यील्ड आप किससे निकालते हो? थ्योरेटिकल यील्ड आप रिएक्शन से निकालते हो, ठीक है। जैसे मैंने वो एग्जांपल दिया था ना आप लोगों का, जैसे ये भी कर सकते हो कि जैसे मान लो 100 ग्राम से आपका 40 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है, तो मान लो सपोज ये मैंने आपको दिया हुआ है 1.12 ग्राम दिया हुआ, तो इससे आपको कितना कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा, ठीक है। तो दिस इज योर आपका थ्योरेटिकल यील्ड जो आप बैलेंस्ड इक्वेशन से निकाल के आते हो, ठीक है। और थ्योरेटिकल यील्ड हमेशा ज्यादा होती है माही एक्सपेरिमेंटल यील्ड से, तो जिसकी ज्यादा वैल्यू होगी वो तुम डिनोमिनेटर में रखोगी, जिसकी कम होगी वो तुम ऊपर वाली में रखोगे, मल्टीप्लाई 100 कर दोगे, ठीक है।
ठीक है, इसके बाद तो हमने वही किया, स्टोइचियोमेट्री वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा कि इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड, और लिमिटिंग रिएजेंट में भी तुम लोगों को ध्यान रखना है कि लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन क्या होगी। तो अभी लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चंस अपने पेंडिंग है, तो जो अपन कल करेंगे उसको वहीं से कंटिन्यू करेंगे। टिल देन आप लोग ये क्वेश्चन सोल्व करना, जो मैं बोल रही थी ना परसेंटेज वाला, देखो एक ये वाला क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका देखो परसेंटेज यील्ड से ये वाला करके देखना हो रहा है कि नहीं, ठीक है, ये वाला करना ये। हाँ बेटा, मैम हमें रिएक्शन लिखी हुई दिएगी? वैसे देखो नीट में अभी तक लिख के दी है रिएक्शन, और नहीं भी लिख के देंगे तो वो जो आपकी पॉपुलर रिएक्शन है, लाइक कैल्शियम कार्बोनेट वाली, मैग्नीशियम कार्बोनेट वाली जो आप लोग पढ़ते हैं, पोटेशियम क्लोरेट वाली, ये कुछ मेन पॉपुलर रिएक्शंस होती है जो नीट में आती रहती है हर साल, ठीक है। वैसे वही है, 70% चांसेस है कि वो लिख के देगा रिएक्शन, कुछ चांसेस है कि वो ना भी लिख के दे, बट अगर नहीं लिख के दिया तो समझ जाना रिएक्शन इजी होगी, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है बच्चे, कर लेना, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में मैं ये वाले टॉपिक तो साथ साथ कवर करूंगी, और आपका जो बचा हुआ है लिमिटिंग रिएजेंट वाला और आपका परसेंटेज प्योरिटी, ये भी मैं कंप्लीट कर दूंगी, ठीक है। चलो कल मिलते हैं हम लोग, कल मिलते हैं इसी चैप्टर के साथ और फिनिश कर देंगे। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं इसके, ट्राई करना आप लोग। मैम होमवर्क डाउट? मैम कल रिवीजन क्लास नहीं होगी? हाँ, एक मिनट रुको, एक सेकेंड बेटा, एक मिनट, क्या हो रहा है?